कि आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आप इतने सारे लोगों के साथ ट्रीटमेंट करते हैं, आप उनका देखते हैं कि कैसे उनकी लाइफस्टाइल चल रही है, वो क्या बुरा क्या अच्छा कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जिससे पता चलता है कि हमारा दिल जो है वो सही से फंक्शन कर रहा है, और कुछ ऐसे साइंस जो बताता है कि हमारा दिल सही काम नहीं कर रहा है, ये हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। तो मंत्रों का समय है, तो मंत्र ही देना चाहिए इसके लिए कोई, ताकि लोगों को याद रहे, बिल्कुल, है ना। तो मंत्र बहुत सिंपल है, और मंत्र है ABCDE। ABCDE। बस दैट्स ऑल। इसके अंदर सारी कार्डियोलॉजी आ जाती है। और आप जैसे यंगस्टर या सभी लोगों के लिए अगर हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, इट्स वेरी इजी। पहला है असेस एंड बी अलर्ट। व्हेन यू आर अबव 18 ईयर्स यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट एंड असेस। कोई भी ऐसी एक्टिविटी, अनयूजुअल सिम्टम जो आप पहले काम कर पा रहे थे अब आप नहीं कर पा रहे हैं एट वॉट एवर एज, दैट शुड अलर्ट यू कि मुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अनयूजुअल ब्रेथलेसनेस होना, चलते हैं तो जकड़न का होना, और हार्ट की बीमारी की होती है वो सिम्टम्स उतना ही चलने में उतना ही रिप्लिकेट होंगे, बिल्कुल बार बार उसी प्रकार से होंगे। तो अनयूजुअल ब्रेथलेसनेस होना, अनयूजुअल चेस्ट पेन होना, अनयूजुअल किसी प्रकार का फटीग का आना, जो मैं 2 मंजिल चढ़ पा रहा था बहुत दिक्कत हो जाती है, चैलेंज हो जाता है। तो कोई भी अनयूजुअल चीज़ आप नोट करें, उसके प्रति सजग रहें, उसके प्रति अलर्ट रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप 18+ ईयर्स के होते हैं तो साल के अंदर कम से कम एक बारी अपना कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल जरूर चेक करें। उस ब्लड प्रोफाइल के अंदर शुगर भी है, ब्लड प्रोफाइल के अंदर लिपिड प्रोफाइल भी है, सब चीज़ें कराएं। साल में एक बारी एक ECG जरूर कराएं, और ECG और ब्लड शुगर कराने के बाद कम से कम एक बारी आप ट्रेडमिल जरूर कराएं। ट्रेडमिल मशीन जो है आपकी बता देती है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। इसी के साथ आप करीब 2 साल के अंदर एक बारी इको भी जरूर कराएं। तो ECG, इको, TMT और बेसिक ब्लड टेस्ट हमें एक ओवरव्यू, एक आइडिया दे देते हैं कि हमारी जनरल हार्ट हेल्थ कैसी है। इसके साथ अगर हमें एज ज़्यादा है, कुछ और सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हम फिर एडवांस टेस्ट की तरफ भी जाते हैं, जिसमें हम लोग CT कोरोनरी एंजियोग्राफी वर्सेस कोरोनरी एंजियोग्राफी, वो सब होता है, वो हमारी डोमेन से बाहर है। लेकिन प्रिवेंशन के लिए एज अ रूटीन ये टेस्ट हर व्यक्ति को कराना चाहिए। आपका एक बेसलाइन चार्ट बना होना चाहिए। मैं हर साल एक बारी अपने ब्लड टेस्ट जरूर कराता हूँ, कभी ज़रूरत होती है तो 2 बारी भी, लेकिन एक बारी तो मैंडेटरी है, एक पर्टिकुलर मंथ के अंदर हम लोग जरूर करते हैं। असेस करने के बाद नेक्स्ट है आपका B, यानी ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर के नंबर्स को आपको कंट्रोल रखना है। ब्लड प्रेशर ये नहीं कि 120/80 जो सबको रटी रहती है, क्या 120/80 है तो 130 खराब है या 110 खराब है, नहीं। ब्लड प्रेशर पूरे दिन हम सबका वेरी करेगा। जब आप तेज एक्टिव होंगे, हाइपर स्टिमुलेटेड होंगे, कहीं ना कोई ऐसी चीज़ होगी, आपका ब्लड प्रेशर 130, 140, 150, 160 भी जा सकता है। और कभी आप बहुत रिलैक्स होंगे, ब्लड प्रेशर लो भी जा सकता है, 70, 80, 90, 100 भी जा सकता है। वुमेन में जनरली कम होता है, तो अलग अलग प्रकार की वैल्यूज होते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज 130/90 से हमेशा कम होना चाहिए। बाय एंड लार्ज ये वैल्यूज को आपको कंट्रोल रखना है। यदि आप हाइपरटेंसिव हैं, दवाइयों को रेगुलरली लीजिए। एक्स्ट्रा सॉल्ट्स यानी नमक, अचार और पापड़, इसका उपयोग कम से कम करिए। टिंड जूसेस और टिंड फ्रूट्स का उपयोग कम से कम करिए। ये चीज़ आप मंत्र ध्यान में रखिए। नमक, अचार, पापड़, टिन जूसेस और टिन फ्रूट्स का उपयोग कम से कम करेंगे, वो आपको बेनिफिट देगा। बाकी नॉर्मल नमक खाने के अंदर खाइए। आजकल WHO ने नई गाइडलाइंस दी है जिसमें सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट को बैलेंस करना है, वो कभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए। अगर आपको हाइपरटेंशन नहीं है तो भी साल में एक बार ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराइए। भारतवर्ष में 20% लोगों के अंदर हाइपरटेंशन होती है, उन्हें पता ही नहीं होता, दे आर अनअवेयर। और 20% लोग जिनको हाइपरटेंशन होती है उनके वैल्यूज प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं होते, और 20% लोगों को सिवियर कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है डेली हर साल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। तीसरा आता है सी इज व्हाट? कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखना। कोलेस्ट्रॉल में सिंपल सी बात, भाई बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल। अब गुड कोलेस्ट्रॉल में HDL को जनरली मानते हैं, वो थोड़ा एक कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट है, लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। सिंपल बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए एक वैल्यू है नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल या LDL कोलेस्ट्रॉल। नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल या LDL इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल। उसकी वैल्यू हमेशा 100 से आइडियली कम होनी चाहिए। कई लोग 140 बोलते हैं, नहीं। अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल वैल्यू ज़्यादा है तो उसको आपको संयम और कंट्रोल में रखना है, और जिनको हार्ट की बीमारी है उसको आपको 70 से कम में रखना है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल कंट्रोल में रखें। मैं इसके लिए फिट एक्सरसाइज तरीका है, दवाइयाँ भी तरीका है। एक्सरसाइज से 10-20% रिड्यूस होती है, अच्छी डाइट से भी रिड्यूस होती है। अलग अलग तरीके हैं जिसको आप लोग डॉक्टर से संपर्क करके कर सकते हैं। इसी प्रकार से नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल वो हमेशा कम होनी चाहिए आपकी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों वैल्यूज को आप हमेशा ध्यान रखें। इसी के साथ सी के अंदर एक और चीज़ आता है, वो है सिगरेट स्मोकिंग, उसको बंद करना। स्मोकिंग किसी भी फॉर्म में, मैं देखा बहुत सारे बच्चे, यंगस्टर्स के अंदर आजकल फैशन है, स्मोकिंग है, स्मोकलेस टोबैको है। ध्यान रखिएगा, एक तो होता है आप गलती से खाई में गिर गए, एक तरीका है।
एक है आप मरने के लिए खुद कूद रहे हैं। स्मोकिंग करना किसी भी फॉर्म में एक्टिव और पैसिव भी उतनी बुरी है, बल्कि ज्यादा बुरी है। तो बिल्कुल आपके मित्र अगर साथ में पी रहे हैं तो भी वो आप इनहेल कर रहे हैं, वो आपके लिए और नुकसानकारक है। कर सकते। इसलिए स्मोकिंग, स्मोकलेस टोबैको, जो आजकल पाइप्स है, मैं देखता हूँ कई हुक्का, ये सब चीजें दे आर डिजास्ट्रस, दे आर स्ट्रांगली नॉट रिकमेंडेड। कंजम्पशन इवन ऑफ निकोटीन, ये सारी चीजें नुकसानकारक है, कैंसरस है। शरीर का एक भी ऑर्गन ऐसा नहीं है जिसमें कैंसर नहीं होता स्मोकिंग की वजह से। और यदि आपको हार्ट कॉलम देखना है, जिसको बहुत शौक है, एक बारी मेरे हॉस्पिटल में आइए, आपको दिखाऊंगा बिस्तर पे तड़पते हुए यंग लोग जो अपनी प्राणों की लिटरली वो मांग रहे हैं कि किसी तरह मैं बच जाऊं। हार्ट इतना डैमेज हो जाता है स्मोकिंग से, इसलिए स्मोकिंग शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली। फिर आता है डी के अंदर डायबिटीज को कंट्रोल करना, यानी ब्लड शुगर। ब्लड शुगर हमेशा डायबिटिक मरीज हैं तो डायबिटिक मरीजों को हम हार्ट का मरीज मानते हैं, इसलिए डायबिटीज को हमेशा कंट्रोल रखें। आपका HbA1c जो 3 महीने की ब्लड शुगर है उसको 7 से कम होना चाहिए, आइडली 6 से कम, 6.5 से कम रखिए उसको। और शुगर को रेगुलरली मॉनिटर करिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए मेडिसिन को चेंज करिए। आजकल ऐसी मेडिसिन आई हैं जो हमारे हार्ट और डायबिटीज दोनों को कंट्रोल में रखती हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको शुगर नहीं है, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आपको खाने की और शौक है तो साल में 1 से 2 बारी शुगर को जरूर चेक कराइए, ताकि अनकंट्रोल डायबिटीज आपको पता लग जाए। और एक एंटिटी होती है हनीमून डायबिटीज, यानी आप उस तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं इम्पेयर्ड ग्लूकोज, फास्टिंग ग्लूकोज। वो जब आपकी बॉर्डर लाइन बढ़ती है, बहुत सिंपल, वो हर रिपोर्ट में दिखेगी, तो आपको कॉशियस होना कि भाई मुझे कंट्रोल रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसी के साथ डायबिटीज के साथ डी में आता है डाइट। डाइट को प्रॉपर लेना है। डाइट के अंदर फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, लेग्यूम्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, मशरूम्स हैं, इन सबको लेना है। ग्रीन टी को ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी को ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रोसेस्ड फूड्स को अवॉइड करना है, तली हुई चीज़ों को अवॉइड करना है। जैसे मैंने बताया, लेट नाइट मील्स को अवॉइड करना है। सब कुछ खाइए, संयम से खाइए, वाटर ज़्यादा लीजिए, दही ऐसे प्रोडक्ट्स एक्स्ट्रा लीजिए, प्री एंड प्रोबायोटिक्स को ज़्यादा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। वैरायटी डाइट को लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी समोसा, कचौड़ी, पकौड़ा भी खाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैलेंस करके खाइए। रिच डाइट, इट शुड बी लाइक अ पिरामिड। मॉर्निंग में मोर हेल्दी, आफ्टरनून में कम, एंड डिनर हमेशा और लाइट हो जाए, वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी टेबल पर बैठकर नो इंटरनेट, टेलीविजन, नो चीजें, और कभी भी बर्तन से डायरेक्ट नहीं खाना, हमेशा अपनी प्लेट में लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक स्टडी है इस पर। अगर आप बर्तनों से डायरेक्ट ले रहे हैं, आपने चिप्स का पैकेट लिया, उससे खोलकर आप डायरेक्टली खा रहे हैं, ये सब चीजें हमारे हार्ट हेल्थ और हमारी बॉडी के बैलेंस को खराब करती हैं। इसलिए जो भी आपको लेना है उसको आप एक सर्विंग को लीजिए, उस सर्विंग को लेकर संयम से आप उसको ग्रहण करिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो डी से डाइट भी, इसके बारे में और बहुत सारी डिटेल्स है जो हम कभी आगे बात करेंगे। उसके बाद ई आता है। ई से हमने आपको एक्सरसाइज बताया था। एक्सरसाइज की सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, बोथ आइसोमेट्रिक एज वेल एज आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस। शरीर के लिए मतलब कार्डियो एक्सरसाइज भी करनी है, प्लस मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी करनी है। जरूरी नहीं वेट्स उठाएं, वेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग कहते हैं वेट्स नहीं उठाना है, वेट्स यंगस्टर्स, नो, ओल्ड एज के अंदर भी, सब एजेस के अंदर वेट्स इज अ मैंडेटरी ट्रेनिंग। यस, अगर आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपकी 2 पाउंड मसल रिप्लेस होके हर साल फैट में कन्वर्ट हो जाती है। यस, इसलिए बहुत आवश्यक है एक एक व्यक्ति को लाइट वेट्स जरूर मसल टोनिंग के लिए करने चाहिए, बिल्कुल। तो 30 से 35 मिनट एक्सरसाइज करिए। और मन की एक्सरसाइज, ई से इमोशनल कंट्रोल हमें करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनल कंट्रोल, इमोशनल बैलेंस, जिसके बारे में हमने ढेर सारी बात की है। यू आर द मास्टर ऑफ योर थॉट्स, यू आर मास्टर ऑफ योर ओन थॉट्स। जो आप चाहते हो उसको अपने मन में क्रिएट करो। स्ट्रेस है, नेगेटिविटी है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं ऐसे कैसे करूं, डरूं कम, मेरे को ओवर थिंकिंग है, मेरे को एंग्जाइटी है, अरे भाई छोड़ो। उस कचरे को, कूड़े को हटाने के लिए मोर पॉजिटिव थॉट्स को अपने मन के अंदर क्रिएट करो। अगर नेगेटिव थॉट्स नहीं जाते, डोंट वरी, यू स्टार्ट फ्लडिंग योर माइंड विद पॉजिटिव थॉट्स। नेगेटिविटी नहीं हटती, नो प्रॉब्लम, इतने पॉजिटिव डाल दो कि नेगेटिविटी को स्वतः ही बाहर निकलना पड़े। दैट्स अ मंत्रा टू कैरी ऑन। एंड लास्ट है ABCDE के बाद V, यानी वैक्सीन। इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन साल में हर व्यक्ति को इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज जरूर लगाना है। हर साल 20 to 30% कंट्रोल ऑफ हार्ट डिजीज एंड हार्ट अटैक्स हर साल। आपने नहीं लगवाया होगा, वेरी वेल नो, बहुत सारे यंगस्टर्स ने नहीं लगाया होगा, बहुत सारे लोग इसको एडवोकेट नहीं करते हैं, लेकिन वैक्सीन्स का यूज इन्फ्लुएंजा का, दिस इज हार्ट प्रिवेंट, और ओल्ड लोगों में तो बहुत बेनिफिशियल है। इसलिए हर एक को उस वैक्सीन को एक बार जरूर लगाना है।
तो ये सिंपल हार्ट मंत्रास है, एवरीबडी हैज़ टू डू दिस, उसमें क्या बड़ी बात है। मैं तो हमेशा इसके लिए बोलता हूँ भाई मोबाइल नंबर सबको मालूम है, इसी तरह मेटाबॉलिक नंबर भी ध्यान रखो। उस मेटाबॉलिक नंबर में सबसे पहले आपकी शुगर आ जाती है, शुगर आपकी 98 और शुगर 98 हो गई। इसी प्रकार ब्लड प्रेशर सेकंड आ जाता है सिस्टोलिक, अगर आपका ब्लड प्रेशर 130 है तो 98130 हो गया। उसके बाद आपका कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल आपका 116 है तो 98120 हो गया उसके बाद, है ना। उसके बाद लास्ट आपका आता है बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स आपका 25 है जो इजीली कैलकुलेट होता है हाइट एंड वेट के द्वारा, तो 9812011628 हो गया। ये आपका मेटाबॉलिक नंबर है, 4 चीज़ों का मेटाबॉलिक। तो मोबाइल नंबर के साथ साथ हर व्यक्ति मेटाबॉलिक नंबर रखो अपना, तो उससे आपकी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। और कोई जादुई मंत्र नहीं है इसके लिए, आप प्रिवेंशन को कर सकते हो इन अपनी लाइफस्टाइल हैबिट्स के द्वारा, मेजर चेंजेस आप अपनी लाइफ में ला सकते हो। बाकी बीमारी बैठी है उसके लिए हम हैं, वी आर ऑलवेज देयर। अगर कभी कभी फिर भी हो जाती है और चैलेंजेस आते हैं तो वी विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ देम। हर चीज़ मैनेजेबल है, सिस्टम्स इन प्लेस हैं, वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स एंड लॉट ऑफ एडवांसमेंट इन डिजीजेस जिसके द्वारा हम कर सकते हैं। लेकिन आज टाइम है, ध्यान रखिए सभी लोग, 3 डायमेंशनल हार्ट एंड हेल्थ केयर का, 1 डायमेंशनल नहीं। प्रोसीजर इज ओनली 10-20% ऑफ द जॉब। स्टेंट लगा दिया, प्रोसीजर कर दिया, केवल 20-30% काम है। उसके बाद डाइट, एक्सरसाइज, रेस्ट, मन के लिए, शरीर के लिए, ये हमारी लाइफ को चेंज करता है ताकि रिकरेंसेस ना हो। बिल्कुल सर, आपने अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स और फ़ोन नंबर का जो एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल देकर के समझाया है कि हमें कैसे खुद का ध्यान रखना चाहिए, अपनी हार्ट हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इफेक्टिव और यूज़फुल है। और आई थिंक लोग इसको जल्दी याद करने की कोशिश और समझने की भी कोशिश करेंगे। सर, आज के टाइम पर जैसे स्ट्रेस की बात करते हैं तो हमारी मोस्टली जो लोग हैं कॉरपोरेट्स में 9 to 5 की जॉब करते हैं, वर्क स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है कि डेडलाइंस पूरे करने हैं, क्लाइंट के साथ मीटिंग है, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो बीइंग अ कार्डियोलॉजिस्ट, आपके पास ऐसे केसेस आते हैं कि वर्क स्ट्रेस की वजह से उनके हार्ट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है या कोई दिल से जुड़ी उन्हें बीमारी हो गई है? देखिए बिल्कुल 3 प्रकार के स्ट्रेस हम लेके चलेंगे, जिसमें वर्क स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया पर्टिकुलरली एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर, उसमें दिखाया गया है कि 28 to 30% ऑफ आवर यूथ दे आर सफरिंग फ्रॉम सिवियर लेवल ऑफ वर्क स्ट्रेस। और वो वर्क स्ट्रेस उनकी परफॉर्मेंस, उनकी कैपेबिलिटी को इंटरफियर करता है, उसको इंटरप्ट करता है, उसको कहीं ना कहीं नेगेटिव तरफ ले जाता है और उनकी परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली डाउन कर देता है। यही वर्क स्ट्रेस ना केवल यूथ के अंदर, आजकल के पढ़ने वाले बच्चों के अंदर भी है। यही वर्क स्ट्रेस के साथ साथ दूसरा उनका फैमिली स्ट्रेस, उनके अपने परिवार के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं हैं, वो स्ट्रेस भी उनके अंदर बहुत कम करता है। कभी ना कभी आपस में बातचीत नहीं होना, आपस में रिलेशंस का अच्छा नहीं होना, ये भी एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर, एक नेगेटिव एनवायरनमेंट हमारे अराउंड क्रिएट करता है, जो हमारी परफॉर्मेंस, हमारी कैपेबिलिटी, हमारी प्रोडक्टिविटी को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है। इसलिए आज बहुत आवश्यक है कि किसी ना किसी प्रकार से इसको कंट्रोल किया जाए। हमारे अपनी लाइफ में ऐसे कितने इंसिडेंट्स हुए हैं, और एक नहीं, मैं करीब 100 से 150 केसेस हफ्ते में ऑपरेट करता हूं, और उसके अंदर आपको जानकर हैरानी होगी मेगा कि 20 to 25% मेरे जो हार्ट अटैक के मरीज हैं उनकी एज मात्र 18 to 35 ईयर्स होती है। अब 18 to 35 ईयर्स, बिल्कुल यंग हार्ट अटैक आजकल एक एपिडेमिक के रूप में बन चुका है। अब उसमें ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स तो हमारे पास हैं, मैं उनको नेगेट नहीं करता, लेकिन उन रिस्क फैक्टर्स के साथ लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर्स, जैसे आप स्मोकिंग देखेंगे, हम बात करेंगे, ऐसे लोगों के अंदर डायबिटीज़ है या फैमिली का कंट्रीब्यूशन है, ये सब चीज़ें तो हैं। लेकिन आजकल वर्क लाइफ बैलेंस ना होना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर एम्बिशियस होना, हम शॉर्टकट चाहते हैं सक्सेस को, एवरीबडी वांट्स टू गो ऑन अ फेम, एवरीबडी वांट्स टू अचीव, यस, वर्कोहॉलिक्स हैं। वर्कोहॉलिक्स के साथ भी देखो, वर्कोहॉलिक्स भी बुरा नहीं है। अगर वर्क में आप काम कर रहे हो लेकिन पैशन से कर रहे हो तो प्रेशर नहीं होगा। आज हम प्रेशर और पैशन को मिक्स कर देते हैं। आपने जब प्रेशर ले लिया तो पैशन समाप्त होता है, और उस प्रेशर के कारण आपकी परफॉर्मेंस कम होती है, आपके बॉडी पर उसका इफेक्ट आने लग जाता है, हार्ट पर, ब्रेन पर, लिवर पर, आंतों पर, यानी हमारी जीआई ट्रैक पर, हमारे सब सिस्टम पर। स्ट्रेस इज अ सिंपैथेटिक स्टिमुलेटर, वो पावरफुल तरीके से उसको बढ़ाएगा, हार्ट बीट बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, सोचने और समझने की शक्ति समाप्त हो जाएगी। दिस इज हाउ इट इज वर्किंग, एंड आई विल टेल यू हाउ। इसके पीछे एक बड़ी लॉजिकल साइंस है और सभी लोग बड़े ध्यान से समझना है इसको। आप देखो मेगा, हमारे ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं। एक लेमैन तरीके से मैं आपको समझाऊं, एक है रैशनल ब्रेन जो सोचने और समझने की शक्ति को रखता है, दूसरा है इमोशनल ब्रेन जो कि हमारे इमोशंस को, डर, पॉजिटिविटी को जनरेट करता है।
जब भी हमारे लाइफ में स्ट्रेस आता है, नेगेटिविटी आती है, परिवार के अंदर बच्चे मेरे अनुसार नहीं हैं, हस्बैंड मेरे अनुसार नहीं है, या मेरी प्रोफेशनल लाइफ में कोई ना कोई सिचुएशंस ऐसी चलती हैं, हमें टारगेट्स को मीट करना है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या फैमिली में कोई ऐसी सिचुएशन है, वो मेरे अंदर इमोशनल टर्मोइल को क्रिएट करता है। लॉजिक है, आपके पास भी होगा, सबके अंदर होगा। इमोशनल टर्मोइल में क्या होगा? फियर, अनसर्टेनिटी, और कहीं ना कहीं आगे क्या होगा? दर्द को भी जनरेट करेगा। तो डर होगा, दर्द होगा और अनसर्टेन फीलिंग हमारे अंदर आएगी। जब भी एक मानव मन के अंदर, एक माइंड के अंदर इमोशनल सेंटर चार्ज होता है, तो वो सिग्नल्स पावरफुल तरीके से हमारे सोचने समझने यानी रैशनल ब्रेन को कवर अप कर लेते हैं, उसको वो ढक लेते हैं, और व्यक्ति की सोचने और समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। तभी आपने देखा, जो व्यक्ति क्रोध में होगा या डिप्रेशन में होगा, वो निर्णय कभी भी प्रॉपर नहीं ले पाएगा, वो परफॉर्मेंस डाउन करते चले जाएगा। इसलिए स्ट्रेस जो है किसी भी प्रकार का, वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, और इसका मूल कारण है संयम और बैलेंस को खो देना। वर्क करो, किसने मना किया? प्रेशर भी है, बिल्कुल भाई, आप लोगों के पास तो टाइम होता है, आपके पास दूसरा चांस होता है। मैं जब हार्ट की सर्जरी से ऑपरेट करता हूं, तो इफ आई डू अ मिस्टेक, आई लूज माई पेशेंट, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कर रहे हो, उसको इंजॉय करते हुए, पैशन के साथ, उसको रिलैक्स होते हुए करो। चैलेंजेस हैं, डेडलाइंस हैं, लेकिन क्या चिंता या वरी क्रिएट करने से एम आई गोइंग टू परफॉर्म बेटर? नो, नॉट एट ऑल। इन दी केओटिक सिचुएशंस, इन दी चैलेंजिंग सिचुएशंस, शांत रहना और आवश्यक होता है। बिल्कुल, हेल्प भी करता है, हेल्प भी करता है। अगर आप चैलेंजिंग सिचुएशंस में भी क्रोध करने लग जाओ, चीखा चिल्लड़ मचाने लग जाओ, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी, तो आप तो और केओस क्रिएट कर दोगे, आप निर्णय नहीं ले पाओगे। और यही सबके साथ आज हो रहा है। यंगस्टर्स और नेगेटिव सिचुएशंस में और केओटिक हो जाते हैं, उनका मन परेशान हो जाता है, और उसके बाद क्या चालू होता है? उसके बाद दे वुड लुक एट अ रिलीज फिनोमेना। उस व्यक्ति से बात करना जो उनकी बात को सुनेगा, परिवार में नहीं कर रहे हैं, तो रिलेशनशिप टर्मोइल आ जाएगा। उन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंस जाना जो हमें नहीं लेनी चाहिए, अल्कोहल और स्मोकिंग आ जाना। क्यों कारण है? क्योंकि दे फील दिस इज लाइक अ सोसाइटी। हमें लगेगा कि हम इस प्रकार से अपने आप हैं। वो अपने आप को डाइवर्सिफाई करेंगे, अपने आप को मॉडर्न या टू बी इन द सिस्टम शो करने के लिए दे विल टेक अप टू दीज हैबिट्स। एक एक व्यक्ति चेक करो, मैं कहता हूँ जो एक एक व्यक्ति इस चीज़ को सुन रहा है, इस वक्त उस सिचुएशन को लाके चेक करो अपने मन को, क्या मेरे मन में फीलिंग्स आती हैं? 120% एक एक व्यक्ति इन इमोशन टर्मोइल्स में जाता है, एक एक व्यक्ति जाता है। और यही कारण है बॉडी और माइंड का बैलेंस, लाइफ और वर्क और लाइफ का बैलेंस वो नहीं हो पाता। हम सक्सेस को चेज कर रहे हैं, हम खुशी को चेज कर रहे हैं। ये बहुत सुंदर आपने पीछे लिखा है, आप देखो क्या लिखा है ये। सर एक्चुअली मैंने चश्मा नहीं पहना, मुझे ये बहुत सुंदर है, मैं आपको बताता हूँ। ये हाँ। लिखा है, इट्स नॉट अबाउट डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट जर्नी। बहुत सुंदर, मैं देख के इसको आनंद आ गया मुझे। अब मैं आपको ये बात पूछना चाहता हूँ कि जब भी हम कहीं जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हैव अ वेरी प्लेजेंट मॉर्निंग, हैव अ वेरी प्लेजेंट, कहीं जा रहे हैं, हैव अ वेरी प्लेजेंट जर्नी। ओ वेरी गुड, हैव अ वेरी प्लेजेंट जर्नी। आपने कभी ये सुना है हैव अ वेरी प्लेजेंट डेस्टिनेशन? नो। नो। हम क्या कहते हैं? आपकी यात्रा शुभ मंगलमय हो। हाँ, मंगलमय। आपने कभी सुना है आपका गंतव्य मंगलमय हो? नहीं, कभी भी नहीं कभी होता। भाई लाइफ में किसका महत्व है, डेस्टिनेशन का या जर्नी का? जर्नी का। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बोलते भी हम लोग हैप्पी जर्नी। बच्चों को, सब यंगस्टर्स को, परिवार में स्टूडेंट्स को, फैमिली को, माता पिता को, सबको यही बताना चाह रहा हूँ, भैया लाइफ को एंजॉय करो। खुशी कल नहीं आने वाली, खुशी जब हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे उसके बाद नहीं आएगी, खुशी जब हमारा सक्सेसफुली रिलीज हो जाएगा तब नहीं आएगी, खुशी जब मैं कोई टारगेट को अचीव कर लूंगा तब नहीं आएगी, खुशी जब मेरा एक मिशन कंप्लीट हो जाएगा तब नहीं आएगी। खुशी अभी क्रिएट करनी है मुझे, अभी मुझे उस कार्य को करते हुए, इंजॉय करते हुए रेडिएट करना है। और मैं ऐसे ही कर रहा होता हूँ, कभी ऑपरेट करूंगा, कभी जोक्स कर दूंगा, कभी किसी के लिए मजाक छोड़ दूंगा। खुशी का माहौल बनाते हुए उस कार्य को करो, आधी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। दैट्स द आर्ट वी क्रिएट। बिल्कुल, ये आर्ट है। एग्जैक्टली। सर आपने जैसे बताया कि प्रेशर के बारे में, कि हम कितना प्रेशर लेते हैं, और आप बीइंग अ कार्डियोलॉजिस्ट, आप पर कितना प्रेशर होता है जब भी आप कोई सर्जरी परफॉर्म करते हो। तो उसी चीज़ पर आते हैं, क्योंकि जितनी अभी हमारी इंटरेस्टिंग बातें हुई है ना, मुझे आपके एक्सपीरियंसेस जानने में भी ज़्यादा इंटरेस्ट है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई सर्जरी आपने परफॉर्म की जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो? उस सिचुएशन के साथ आपने कैसे डील किया, और उस केस के बारे में थोड़ा आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको पर्टिकुलर
अभी रिसेंटली भी हुआ था, कॉम्प्लेक्स केस हैं, उसके लिए हम लोग प्रॉक्टर बुलाते हैं, हम लोग केसेस करते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। आपको वरी और कंसर्न दो शब्द हैं। वरी नेगेटिव है, आई एम वरीड अबाउट हिम। दूसरा आई एम कंसर्न प्रोएक्टिव है। तो जब आप वरीड होते हैं तो आपका माइंड नेगेटिव तरीके से सोच रहा होता है, वो वर्स्ट पॉसिबल आउटकम्स को देख रहा होता है और एंटिसिपेट करता है कि वो हो ना जाए। लेकिन जब आप कंसर्न्ड होते हैं तो आप देख कर रखते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन एक बैलेंस्ड माइंड अपने मन में उन चीज़ों को क्रिएट नहीं करता। तो ऐसे सिचुएशंस हमारे पास आते हैं। कभी कभी हम कॉम्प्लेक्स केसेस करते हैं, डिफ़िकल्ट केसेस करते हैं, उनमें 1, 2, 3, 4 घंटे भी लग सकते हैं। और कभी कभी केसेस कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। उन केसेस को हमें बड़े रिलैक्स होकर डील करना होता है, उन प्रोग्रामिंग्स को, क्योंकि उस समय हमारा फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा मन इधर से उधर जाने लगा तो हम कभी भी उस चीज़ में आउटपुट को क्रिएट नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी कोई कार्य करें, केवल वो नहीं कि जैसे मैं हार्ट की सर्जरी कर रहा हूँ, लेकिन कहीं पर कोई भी काम है उसमें फोकस इंपॉर्टेंट है। और इसको मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताता हूँ कि आपने बचपन से वो चीज़ देखी होगी कि हम एक लेंस लेते हैं और बचपन में लेंस लेकर सूर्य की रोशनी के द्वारा अगर हम बाहर आगे पत्तियाँ रखें तो वो क्या होगा, वो जल जाता है। ये सुना है ना आपने, रेजर शार्प अगर रेज आएंगी, वो रेज उस लेंस से होकर निकलेंगी और उस पर करेंगी तो वो इतनी हीट क्रिएट करता है कि वो जल जाता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर एक ढेर लगा हुआ है लीव्स का और मैंने उसको ऐसे फोकस किया, फोकस करने के बाद कुछ ही समय में मैंने इसको इधर रख लिया, कुछ ही समय में मैंने इसको इधर कर दिया, फिर मैंने उसको उधर कर दिया, कोई आउटपुट निकलेगा? नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी अटेंशन को इधर 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 किया। ये आज हमारे साथ प्रॉब्लम है कि आज हमारी लाइफ में हमको सक्सेस क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हमारा फोकस नहीं रहता। इसलिए चैलेंजेस, डिफिकल्टीज आना हर केस में, हर प्रोफेशन में ये पार्ट है। फेलियर्स भी पार्ट है। ऐसा नहीं कि अगर आज मैं बोल रहा हूँ तो 100% सक्सेस है, नहीं। चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। समटाइम्स वी एंड अप इन कॉम्प्लिकेशंस विच आर नॉट मैनेजेबल, विच आर डिफिकल्ट। लेकिन आई हैव नेवर यूज्ड दिस वर्ड फेलियर्स इन माई लाइफ। जीवन में केवल 2 चीज़ें होंगी मेघा, या तो आप सक्सेसफुल होंगे या आप लर्न करेंगे।